चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और आपका जो बायोलॉजी है वो बेहतर ढंग से इसका तैयारी हो रहा होगा। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे लिंकेज के बारे में, और लिंकेज में हम लोगों ने पढ़ लिया था हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होती है, यहाँ तक बात हो चुका था। और इसके बाद हीमोफीलिया के साथ साथ एक्स लिंकेज में एक और उदाहरण था कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्णांधता। आज हमारा जो टॉपिक है वर्णांधता ही रहेगा। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। वर्णांधता से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखें तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वर्णांधता से रिलेटेड। वो भी हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन बैंक का सीरीज आएगा उस समय में। अभी उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। चलिए हम लोग लेक्चर का शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंचे और उनके लिए भी अब बायोलॉजी आसान हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? वर्णांधता के बारे में। वर्णांधता क्यों हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से ये आ गया है, तो आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एक्स लिंकेज बात कर रहे थे। और एक्स लिंकेज में हमने बताया था कि वह जीन जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है इसको हम लोग कहेंगे क्या? एक्स सहलग्न जीन। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? एक्स लिंकेज। और इसका एग्जाम्पल हमने दिया था हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। आप पीछे का लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद उसको भी ज़रूर देख लीजिए। जो पिछला लेक्चर है उसको भी ज़रूर देखिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हम लोग बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो है ये क्या है? तो एक्स सहलग्न ये कैरेक्टर है, ठीक है। लिखा हुआ है कि यह एक एक्स लिंक्ड तथा अप्रभावी रोग है। ये ध्यान से देखिएगा, एक्स लिंक्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जीन भी कहाँ उपस्थित होगा? एक्स गुणसूत्र पर, ठीक है। इसके बाद इसकी वंशागति जो है वो हीमोफीलिया के समान ही होती है। आपको याद ही होगा कि हमने हीमोफीलिया के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाया था, 3 क्वेश्चन था। जिस तरह से वहाँ वंशागति हुआ है वैसे यहाँ भी होगा, लेकिन फर्क क्या है कि हीमोफीलिया जो है वो घातक रोग था, जबकि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो घातक रोग नहीं है, घातक रोग नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है। हीमोफीलिया में जब होमोजाइगस कंडीशन आ रहा था तो संतति की मृत्यु हो जाती थी भ्रूणीय अवस्था में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होंगे वो जिंदा रहेंगे, सभी काम करने में सक्षम होंगे, केवल और केवल उनको कलर विजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कलर विजन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। उनको जो प्रॉब्लम होगा नेचुरल कलर को देखने में। नेचुरल कलर का मतलब हुआ रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG, इस 3 कलर को देखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके अलावे जितने भी कलर है आप जानते होंगे कि इस 3 कलर के अलावा जो भी कलर है वो आर्टिफिशियल है, 2 या 2 से अधिक कलर को मिलाने के बाद बनता है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड जो पर्सन होंगे ये रेड, ब्लू और ग्रीन इस कलर वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और सभी काम आराम से वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की है? हॉर्नर ने। किसने की है? हॉर्नर ने। ये साइंटिस्ट का नाम अगर भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि वर्णांधता क्या है? तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है और अप्रभावी रोग है। इसका जीन कहाँ मिलेगा? एक्स क्रोमोसोम पर मिलेगा। ये किस तरह का रोग है? तो अप्रभावी रोग है, ठीक है। और इसकी वंशागति कैसे होती है? तो हीमोफीलिया के समान ही होती है, लेकिन घातक रोग नहीं है। हीमोफीलिया घातक रोग था जबकि वर्णांधता घातक नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स कि वर्णांध व्यक्ति भी आपको पॉपुलेशन में रहेंगे, जिंदा रहेंगे, सभी काम नॉर्मल ढंग से कर पाएंगे, केवल और केवल कलर देखने में उसको दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ना,
वर्ण, वर्ण का मतलब यहाँ क्या है, रंग, रंग के लिए अंधापन है, ठीक है, यानी रंग को डिफ्रेंशिएट करने में उनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। वर्णांधता क्या है, तो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, किस तरह का रोग है, अप्रभावी रोग है और घातक रोग ये नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में बात करते हैं कि इसकी वंशागति कैसे होती है। जिस तरह से हमने हीमोफीलिया में 3 क्वेश्चंस किए थे, उसी तरह से हम यहाँ कलर ब्लाइंडनेस में भी 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि नर कलर ब्लाइंडनेस है, यानी यदि नर वर्णांध है और इनकी शादी जिनसे हो रही है अर्थात मादा, वो कैसी है, सामान्य है। सामान्य का मतलब वो वर्णांध नहीं है, ठीक है। यहाँ जो भी बात होगा वर्णांधता से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। तो नर कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और फीमेल कैसी है, नॉर्मल है। तो इसके संतति कैसे होंगे, ठीक है, ये बना सकते हैं आप लोग। जैसे हीमोफीलिया का वंशागति हुआ था, ठीक उसी तरह से इसका भी होगा, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप बता दें, जीनोटाइप बता दें। जीनोटाइप क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ XCX ये वाहक मादा, वाहक मादा। अगर XCXC लिख रहे हैं, इसका मतलब रोगी होगी, रोगी मादा। क्या इसकी मृत्यु होगी, नहीं सर, मृत्यु नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये घातक रोग नहीं है। इसके बाद XCY ये होगा रोगी नर, रोगी नर। XCYC ऐसा नहीं बनेगा जीनोटाइप, ये बनेगा ही नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है सर, क्योंकि Y पर कलर ब्लाइंड का जीन होता ही नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स लिंकेज, ठीक है, इसलिए ये जो नीचे वाला है ये गलत है, ठीक है। इस तरह का जीनोटाइप लिखना ही नहीं है, ये गलत है। जीनोटाइप 3 ही बनेगा, ये 3, ठीक है। तो इसी 3 में से हमको अभी यूज करना है। चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वंशागति आपको समझ में आ जाएगा। यहां दिया हुआ है नर कैसा है, कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब नर का जो जीनोटाइप है, नर, इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे हम, XCY। और इनकी शादी जिस मादा से हो रही है वो कैसी है, मादा कैसी है, सामान्य। रोगी नर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रोगी नर। और मादा कैसी है, सामान्य है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, सामान्य। इसका जीनोटाइप क्या होगा, X, यही तो होगा। अब इसमें गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे, बोलिए, 2 तरह का। एक बनेगा XC, एक बनेगा Y, और इसमें एक ही तरह का गैमेट्स बनेगा X। अब क्रॉस करा लीजिए, इससे क्रॉस अगर हो रहा है तो क्या बनेगा, XCX। और यदि इससे हो रहा है क्या बनेगा, XY। ये देखिए मादा बनेगी, लेकिन कैसी, तो वाहक मादा, वाहक मादा। और ये सामान्य नर, सामान्य नर, ठीक है। यानी आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि इसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सामान्य होगा। किसके लिए समान, तो कलर ब्लाइंड के लिए। पुत्र में जो है ये रोग उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इसकी जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी, सॉरी वाहक होगी, ठीक है। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका
जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हम लोग करने वाले हैं। जिस तरह से हीमोफीलिया का वंशागति हुआ था वैसे ही ये भी हो रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए। यहाँ पर नर कैसा है देख लीजिए, सामान्य है, और मादा कैसी है, वाहक है। बना सकते हैं क्या? इसकी वंशागति करा सकते हैं आप लोग? यदि हाँ तो जल्दी जल्दी बना के देखिए। तो नहीं कर सकते हैं तो इधर देखिए। नर कैसा है बुआ? सामान्य नर, सामान्य नर। और इनकी शादी जिस मादा से हो रही है, मादा कैसी है? मादा वाहक। यही है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसका जीनोटाइप लिख लेंगे पहले। सामान्य नर है तो जीनोटाइप क्या होगा? एक्स वाई। और वादा वाहक है, इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स सी एक्स। यही तो होगा। ठीक है सर। यहाँ सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कलर ब्लाइंड। जैसे हीमोफीलिया में एच लिखते थे समझने के लिए। ठीक है, तो एच का मतलब वहां क्या था? हीमोफीलिया। और यहाँ क्या है? सी का मतलब कलर ब्लाइंड। ठीक है। अब इसमें गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे? नर में 2 तरह के, एक बनेगा वाई, एक बनेगा एक्स। ठीक है। और इसमें भी 2 तरह का गैमेट्स बनेगा, एक बनेगा एक्स और एक बनेगा एक्स सी। यही तो बनेगा। अब इसको क्रॉस करा लेते हैं, यहां हम चेकर बोर्ड बना देते हैं। देखिए फटाफट बन गया। इधर लिख लेते हैं नर का गैमेट क्या है? एक्स, और वाई। मादा में क्या है? एक्स सी एक्स। यही तो है। यहां देखिए। अब इस एक्स सी को इस एक्स के साथ क्रॉस कराएंगे, क्या बनेगा? एक्स सी एक्स बनेगा। इस एक्स सी को वाई के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? एक्स सी वाई। इस एक्स को एक्स से कराएंगे, एक्स एक्स। एक्स स्क्वायर नहीं होगा जी, एक्स एक्स होगा। यहां क्या बनेगा? एक्स वाई। अब जरा बताओ कि ये कैसी होगी? वाहक होगी या रोगी? यस सर, वाहक होगी। वाहक मादा। ये सामान्य होगी, सामान्य मादा। अब नर की बात करो, नर कैसा है? यहां देखो एक्स सी वाई है, ये रोगी नर होगा। कैसा होगा? रोगी नर। और ये सामान्य नर, सामान्य नर। यही तो बनेगा। यानी पुत्र जो होगा, पुत्र, उसमें एक रोगी होगा और एक सामान्य होगा। और पुत्री की अगर बात करें तो पुत्री में एक वाहक होगी और एक कैसी होगी? सामान्य होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिख भेजिए क्या समस्या हो रहा है। और यदि कोई समस्या नहीं है तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये ज्ञान पहुंच सके। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप कौन सा चैनल देख रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ऊपर देखिए, शशि कुमार 152, इसी पर आप बायोलॉजी का लेक्चर देख रहे हैं। और हम लोग का यही कोशिश है कि आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि नर कैसा है? कलर ब्लाइंड है। और इनकी जो श्रीमती है वो कैसी है? मादा वाहक है। लिखा हुआ है नर कलर ब्लाइंड है और मादा वाहक है, तो इसके संतति कैसे होंगे? बहुत आसान है। कैसे होंगे? यहाँ गे में ये गलत है, एक ज्यादा बिंदिया लग चुका है। चलिए आप लोग बना के दिखाइए तो कैसा, क्या आंसर आएगा? हम बना दें? सब हम ही बनाएंगे? चलिए
कोई बात नहीं, हम ही बना देते हैं, आपकी जैसी इच्छा, आप जो कहेंगे वही तो होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नर कैसा है? रोगी नर, रोगी नर। और इनकी श्रीमती कैसी है? मादा कैसी है? वाहक सर, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। अब बताइए तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? कौन कौन बता सकते हैं? यस, एक्स सी वाई। और इधर क्या होगा? एक्स सी एक्स, वाहक है। ठीक है, अब इसमें गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे? 2 तरह के, एक्स सी और वाई। और इसमें भी 2 तरह का बनेगा, एक्स एक्स सी, यही तो बनेगा। अब इसको क्रॉस करा लीजिए। कैसे कराएंगे क्रॉस सर? चेकर बोर्ड फट से बना लेते हैं हम। बना लिए? चलिए, इधर क्या लिख देंगे? एक्स सी वाई। इधर क्या लिखेंगे? एक्स सी एक्स। क्रॉस कराइए, एक्स सी एक्स सी, एक्स सी वाई। और इधर क्या बनेगा? एक्स सी एक्स। और इधर एक्स वाई। यहां रोगी मादा, रोगी मादा। क्या इसका मृत्यु होगा? नहीं सर, इसकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि ये घातक रोग नहीं है। ठीक है, और ये कैसी होगी? वाहक मादा होगी, वाहक मादा। ये रोगी नर, रोगी नर। और ये सामान्य नर होगा, सामान्य नर। बन गया, इतना इजी है। आप लोग इस क्रॉस को देखकर एक क्रॉस अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। एक रोगी नर है जिनकी शादी रोगी मादा से हो रहा है। ठीक है, तो इसके संतति कैसे होंगे? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। यदि नर कलर ब्लाइंड है और इनकी जो मादा है वो भी कलर ब्लाइंड है, तो इनके द्वारा किस तरह के संतति उत्पन्न होंगे? क्या सभी के सभी ऑफ स्प्रिंग, सभी के सभी संतति कलर ब्लाइंड नहीं होंगे? किस तरह का संतति बनेगा आप बताइएगा। ठीक है, बना के देखिएगा, आंसर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो ले लिए स्क्रीनशॉट? जल्दी जल्दी लीजिए। चलिए, अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था एक्स लिंकेज का उदाहरण, और टॉपिक पिछले लेक्चर में ही आया था सेक्स लिंकेज। और सेक्स लिंकेज में हमने बताया था कि 3 तरह का है, एक है एक्स लिंकेज, एक है वाई लिंकेज, और एक है एक्स वाई लिंकेज। तो एक्स लिंकेज का मतलब क्या है कि जब गुणसूत्र कहाँ उपस्थित हो? एक्स गुणसूत्र पर। जब जीन कहाँ उपस्थित हो? एक्स गुणसूत्र पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स सहलग्न जीन। और इस क्रिया को क्या बोलेंगे? एक्स सहलग्नता। कोई दिक्कत? एक्स लिंकेज बोलेंगे। और उसका उदाहरण क्या दिया हमने? उदाहरण दिया था हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस और ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं वाई लिंकेज। क्या बात कर रहे हैं? वाई लिंकेज। और वाई केवल और केवल किस में मिलता है? नर में। एक्स नर और मादा दोनों में मिलता है, लेकिन वाई की बात करें अगर हम, वाई गुणसूत्र, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है? नर में मिलता है। ठीक है, तो देखिए वाई लिंकेज कहते किसको है? तो वह लक्षण जिसका जीन किस पर उपस्थित हो? वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हो। ठीक है, तो उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? वाई सहलग्न जीन। और इस क्रिया को क्या बोलेंगे? वाई लिंकेज। ठीक है, इस यहां स्थिर लिखा हुआ है, स्थिर नहीं होगा, स्थित।
वह लक्षण जिसका जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित होता है उसे क्या बोलेंगे, वाई लिंकेज। कोई दिक्कत? जैसे नर में कानों पर बाल का पाया जाना। आपने देखा होगा कान पर जो बाल होता है, ये जो कान का ईयर पिन्ना है, यहाँ आपने देखा होगा कुछ नर में बड़ा बड़ा बाल निकल जाता है। कभी भी आपने मादा में कान पर बाल नहीं देखा होगा। कुछ आदमी कह सकते हैं सर जी हमने तो देखा है, वह आपने मादा में नहीं देखा होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ सर जी हमने देखा है, इसका मतलब मादा नहीं है। अब आप सोच लीजिए, समझ भी गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। नर में कानों पर बाल का पाया जाना ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, नर में। यानी वाई लिंक्ड जो कैरेक्टर होगा वो मेल से मेल में ट्रांसफर होगा, कभी फीमेल में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है टीडीएफ बनाने वाली जीन। टीडीएफ क्या होता है सर? टीडीएफ का मतलब है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी वो फैक्टर जिसके द्वारा टेस्टिस को बनाया जाएगा, ठीक है। यानी विरसन को बनाने वाला जो जीन है ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा और मेल से मेल में ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि आप जानते हैं विरसन किस में पाया जाता है, सिर्फ मेल में, ठीक है। और मादा में अंडाशय मिलता है। आपको याद होगा थर्ड चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया होगा कि नर में प्राथमिक जननांग कौन है, विरसन, और मादा में प्राथमिक जननांग कौन है, अंडाशय। तो विरसन को बनाने वाली जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा, ठीक है। और मेल में ही क्यों? क्योंकि वो वाई लिंक्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई लिंकेज, ठीक है। और वाई लिंकेज का उदाहरण क्या दिया गया है, नर में कानों पर बाल का पाया जाना और टीडीएफ का जीन। टीडीएफ का मतलब क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, यानी विरसन को बनाने वाली जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, नर में मिलेगा, मादा में नहीं मिलेगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक्स वाई लिंकेज। पहले हमने पढ़ा क्या, एक्स लिंकेज, अभी पढ़ा दिया वाई लिंकेज। अब पढ़ेंगे क्या, एक्स वाई लिंकेज। बस नाम के लिए ही वो स्लाइड होगा, छोटा सा। देखिए एक्स वाई लिंकेज, ठीक है, वह लक्षण जिसका जीन एक्स और वाई गुणसूत्र पर स्थिर, यहाँ भी देखिए स्थिर लिख दिया गया है, होगा क्या, स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई लिंकेज। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। अब ये जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या होता है सर? ये तो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम का मतलब है झुर्री पड़ना, त्वचा जो है ये लूज हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज आने पर स्किन लूज हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। तो आपने अपने समाज में अगर ओल्ड पर्सन को देखा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में स्किन जो है लूज हो जाता है, लटकता हुआ त्वचा हो जाता है, ऐसा आपने जरूर देखा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। और इसका जो जीन है वो एक्स पर भी है, वाई पर भी है, जिस कारण से मेल में भी कैरेक्टर डेवलप होता है, फीमेल में भी कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। दोनों के दोनों अफेक्टेड होंगे इससे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्स वाई लिंकेज का एग्जाम्पल क्या है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। एक्स लिंकेज का एग्जाम्पल क्या था, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। वाई का क्या था, टीडीएफ बनाने वाली जीन और कानों पर बाल का पाया जाना, ये भी मेल कैरेक्टर ही था, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और आगे बात करते हैं, एक खास टॉपिक अलग से बात कर रहे हैं, लिंग सीमित लक्षण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, लिंग सीमित यानी खास लिंग में ही मिलेगा, ठीक है, मेल में या फीमेल में, मेल और फीमेल नहीं, मेल या फीमेल में मिलेगा, ठीक है।
खास तरह के लिंग के सदस्य में ही मिलेगा ये, इसलिए लिखा हुआ है लिंग सीमित लक्षण, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, जो खास तरह के सेक्स के लिए ही लिमिट किया गया। ठीक है, वह लक्षण जो किसी, देखिए डेफिनेशन में आया ना, वह लक्षण जो किसी खास प्रकार के लिंगों के सदस्यों में ही पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लिंग सीमित लक्षण। ठीक है, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण अगर आप थर्ड चैप्टर पढ़े होंगे तो मेल में और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़े हुए तो भी टेंशन नहीं लीजिए, हम बता देते हैं। मेल में अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेल में बियर्ड एंड मस्टेच का आना, मूछधारी का आना। ठीक है, मेल का जो कंधा है, शोल्डर है, इसका चौड़ा हो जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। छाती पर बाल का पाया जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। आवाज का मोटा हो जाना, भारी हो जाना, मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में स्तन ग्रंथि का विकसित हो जाना, ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। आवाज का पतला हो जाना, फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, उसमें फीमेल में जो कंधा होगा वो संकीर्ण हो जाता है, जबकि फीमेल का जो कमर वाला रीजन है, पेल्विक रीजन, वो चौड़ा हो जाता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, आप अगर किसी बच्चे के जन्म के समय में आप उसको देखिए, लड़का और लड़की दोनों को एक साथ अगर देखने का कोशिश कीजिए तो शुरुआती काल में दोनों का शारीरिक बनावट एक जैसा है, सिर्फ लैंगिक जननांग को छोड़कर। ठीक है, लैंगिक जननांग जो है उसको आप छोड़ दीजिए, इसके बाद अगर शारीरिक बनावट को देखिए तो लगभग एक जैसा ही है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका एज बढ़ने लगता है, 12-13 साल के बाद उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन नजर आने लगता है। आप दूर से ही देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन छोटा बच्चा, लड़का को अगर लड़की वाला ड्रेस पहना दिया जाए तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है, उसी तरह से लड़की को भी लड़का वाला अगर पहना दीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा कौन लड़की कौन लड़का है। क्यों? क्योंकि उसका शारीरिक बनावट एक जैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही एज आगे बढ़ता है, 12-13 साल आता है, तो दोनों के दोनों में खास कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिससे आप दूर से ही देख के बता सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। ये किसके कारण हो रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के कारण। ठीक है, तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो सभी के सभी लिंग सीमित लक्षण ही हैं। ठीक है, नर में जो लिंग सीमित लक्षण है ये केवल नर में डेवलप होगा, मादा में जो है वो केवल मादा में डेवलप होगा। नर वाला मादा में लक्षण अपीयर नहीं होगा, और मादा वाला लक्षण जो है वो नर में अपीयर नहीं होगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर जी अगर अपीयर हो रहा हो तो बुआ वो जो है एबनॉर्मल केस है। ठीक है, और एबनॉर्मल केस हम लोग आगे बात करेंगे, म्यूटेशन के द्वारा जो है वो सब बनता है। जैसे आप ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर में बियर्ड एंड मस्टेच भी नजर आएगा और स्तन ग्रंथि भी डेवलप है। यानी चेहरा को देखिए तो मेल है, और चेहरा से नीचे आइए तो स्तन ग्रंथि भी विकसित है, यानी फीमेल है। वो जो ट्रांसजेंडर बना है वो अलग तरीके से बन जाता है, वो म्यूटेशन के कारण हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये नॉर्मल मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिंग सीमित लक्षण किसको बोलेंगे? जो खास तरह के लिंग वाले सदस्य में ही पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंग सीमित लक्षण। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका क्या होगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या होगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिंग सीमित लक्षण हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं लिंग प्रभावित लक्षण। देखिए अगले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? लिंग सीमित लक्षण।
जो खास तरह के लिंग में ही पाया जा रहा था, सॉरी, खास तरह के लिंग वाले सदस्य में ही पाया जा रहा था, उसको हम लोग बोल रहे थे लिंग सीमित लक्षण। अब यहाँ क्या है, लिंग प्रभावित लक्षण, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। अब ये कहते किसको है, तो देखिए वह जीन जो नर में अलग ढंग से अपीयर होगा और मादा में अलग ढंग से अपीयर होगा। दैट मीन्स कि नर और मादा दोनों में ये अलग अलग ढंग से प्रकट होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग प्रभावित लक्षण। यहाँ डेफिनेशन में देखिए, वह जीन जो अलग अलग, देखिए अलग अलग लिंगों के सदस्यों में अलग अलग लक्षण प्रकट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग प्रभावित लक्षण, ठीक है। यानी मेल में कुछ और कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, फीमेल में और, यानी मेल और फीमेल दोनों के साथ ना ये धोखाधड़ी कर देता है, ठीक है। और इसका जो जीन होगा, लिंग प्रभावित लक्षण का जो जीन है वो कहाँ है, ऑटोसोम पर पाया जाता है। कहाँ मिलता है, ऑटोसोम पर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है गंजापन, बाल्डनेस। बाल्डनेस समझते हैं आप लोग, हेयर का लॉस हो जाना, ठीक है। हेयर जो है अगर लॉस हो गया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्डनेस, गंजापन, ठीक है। अब ये गंजापन जो है ये लिंग प्रभावित लक्षण है। वो कैसे, तो वो आपको अगले स्लाइड में पता चलेगा, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि ये जो गंजापन है ये कैसे लिंग प्रभावित लक्षण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अंतिम स्लाइड की ओर हैं, अंतिम स्लाइड ही हम लोग बात करेंगे। चलिए, यहाँ गंजापन जो है ये कैसे लिंग प्रभावित लक्षण है वो इधर देखिएगा, हमने जीनोटाइप लिखा है, इधर नर इधर मादा। जीनोटाइप अगर कैपिटल बी है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट जीन अगर एक साथ उपस्थित है तो मेल में भी गंजापन होगा और फीमेल में भी गंजापन होगा। देखिए यहाँ मेल को हमने गंजा कह दिया, फीमेल को कहना तो चाहिए था गंजी, लेकिन कहेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। यहाँ मानना क्या है, फीमेल कैसी है, कैसी है, गंजी नहीं, अच्छा नहीं लगता है सुनने में, बाल्ड, ठीक है। यहाँ हमने मादा ऊपर में लिख दिया, मादा भी कैसी है, गंजी ही है, बाल नहीं है उसके सर पर, ठीक है। और नीचे वाले को अगर देखिए स्मॉल बी, तो इसमें दोनों के दोनों नॉर्मल है, नर भी नॉर्मल है, मादा भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इस बीच वाले को देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ना मेल के साथ मेल में अलग कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, फीमेल में अलग। मेल में देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी जो है ये गंजापन उत्पन्न कर रहा है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं कर रहा है। फीमेल यहाँ पर गंजी नहीं है, अरे नहीं ना है, इसका मतलब है ये तो एक लिंग वाले के साथ अलग कैरेक्टर डेवलप कर रहा है और दूसरे के साथ अलग, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लिंग प्रभावित लक्षण किसको कहते हैं। लिंग प्रभावित लक्षण उसको कहेंगे जो अलग अलग लिंग के सदस्यों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। यानी हमारे सामने में हमारे जैसे बोलेगा और उसके सामने में उसके जैसे बोलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी जब हेटेरोजाइगस अवस्था में है तो इस समय में नर में गंजापन तो करेगा, लेकिन फीमेल में गंजापन नहीं उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो जीन है ये लिंग प्रभावित जीन है, ठीक है। और इस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग प्रभावित लक्षण, ठीक है। ये आज के लिए अंतिम स्लाइड था और अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम यहाँ आप देखिए, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का
गुणसूत्रीय सिद्धांत जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस अंतिम स्लाइड को जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में भी इसे लिखते चलेंगे। इसे मोबाइल में ही मत रहने दीजिए, कॉपी में भी लिखते रहिएगा, ताकि जब इसका रिवीजन हो या फिर जब क्वेश्चन बनाने की बात हो तो उस समय में आप भी क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार रहिएगा। हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ठीक है, तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहना है। अब ये चैप्टर जो है समाप्ति की ओर ही है, ठीक है, अब जल्द ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग छठा चैप्टर भी देखेंगे, सातवां चैप्टर भी देखेंगे, आठवां चैप्टर भी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यदि किसी तरह का समस्या उत्पन्न हो रहा है समझने में, अब ये मत कमेंट कीजिएगा सर जी हमारे यहाँ लाइन नहीं रहता, मोबाइल चार्जर नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर समझने में किसी तरह का समस्या हो रहा है तो आप कमेंट लिख कर भेजिए। और अगर आपको लगता है कि सर जी कमेंट तो हम भेज रहे हैं लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, तो हमारा भी आपके पास नंबर हो सकता है, नहीं है तो शशि सर का नंबर आपके पास होगा, शशि सर के नंबर पे आप कॉल कीजिए, उनसे बात कर सकते हैं, वो हमें बता देंगे और हम यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। चलिए आप अपने घर पे रहें, बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।